देश में एक पत्रकार ऐसी रही है या यूं कहिए अभी भी है जो 100% सक्सेस रेशियो के साथ लगातार मैदान में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए डटी हुई है। हालांकि उनके मामले में अब एक ही कहावत याद आती है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। एनीवेज, हम बात कर रहे थे इनके सक्सेस रेशियो की। किसमें? जी हां, लोगों के करियर को गर्त में डालने के लिए। मैं सस्पेंस क्रिएट नहीं करूंगा कि वो कौन है, क्योंकि फिर ये बेकार का नाटक कहलाएगा, क्योंकि थंबनेल पर आप उसकी फोटो ऑलरेडी देख चुके हो। ऑफ कोर्स, बरखा दत्त। एक समय ऐसा था जब जर्नलिज्म में बरखा दत्त की तूती बोलती थी। लगता था मानो मीडिया चौथा स्तंभ नहीं है बल्कि ये खुद देश का चौथा स्तंभ बनी हुई है। कारण था पत्रकारिता की फ्रीडम और कांग्रेस सरकार की सरपरस्ती। वो एक ऐसा वक्त था जब उसके नाम से फिल्में भी अनाउंस हो रही थी, मैं बरखा दत्त बनना चाहती हूं। लेकिन लेफ्टिस्ट बरखा दत्त का आज क्या हश्र है, ये हम सब देख रहे हैं। आज वो एक कैमरा और माइक लेकर अपना यूट्यूब चैनल चलाती है, ऑनलाइन इंटरव्यू करती है, तो मंत्री जी खाना खाते हुए उसे इंटरव्यू देते हैं, ये सोचकर कि इन जैसों के लिए समय बर्बाद नहीं करना है। जिसके सपोर्ट में बरखा दत्त खड़ी हुई उसका करियर खत्म करके मानी, वो चाहे अखिलेश यादव हो, लालू यादव हो या फिर हिलरी क्लिंटन। बट हमारी आज की वीडियो इस लेफ्टिस्ट के लिए नहीं है। यह मात्र एक एग्जाम्पल है, यह बताने के लिए कि पनौती किसे कहते हैं। यह एक ज्ञान व्यापी वीडियो है जिसको हमने कनेक्ट किया है एक और पनौती, महबूबा मुफ्ती से। बड़बोली अलगाववादी नेता महबूबा मुफ्ती जैसों ने सालों से कश्मीर में जो नफरत का जहर बोकर राजनीति करती आ रही हैं, उस सत्ता के चले जाने से वो बौखलाई हुई है, बिना ये जाने कि जिस दिन चाय वाला बौखला गया तो उसकी बौखलाहट पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। खैर, अभी मामला है ताजमहल का, और ये डिबेट का विषय पहले भी रहा है कि इसके 22 बंद कमरों का राज क्या है, क्यों 88 सालों से इसके दरवाजे बंद हैं, आखिर इसके नीचे वो कौन सा सच छुपा है जिसे सामने लाने की हिम्मत आजादी के बाद किसी सरकार की नहीं हुई है। वापस महबूबा मुफ्तखोर पर आते हैं। वाह, मुफ्तखोर, ये सही टाइटल है। सही बात है, हमारा ही खाते हैं और वो भी मुफ्त में, और हमारे ही कश्मीर को अपने बाप की बपौती माने बैठी थी। खैर, जब 370 नहीं आया था तब यही महबूबा मुफ्तखोर कहती थी आर्टिकल 370 लाने की सोचना भी मत, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। लेकिन मोटा भाई कहां मानने वाले थे? नहीं माने। मुफ्तखोर के ऐलान के बाद तो मोटा भाई और फॉर्म में आ गए कि अब तो 370 हटा के ही रहेंगे, और कैसे इसे हटा दिया गया ये सब ने देखा। महबूबा जैसे लोग घर में बंद रह गए और कश्मीर आजाद हो गया। पनौती के मामले में बरखा दत्त का एग्जाम्पल इसलिए दिया था कि यह महबूबा मुफ्तखोर भी एक पनौती जैसी ही है, लेकिन यह पनौती हमारे लिए फायदेमंद रही है, क्योंकि जब जहां इसने अपना मुंह नेगेटिव वे में खोला, हमारे लिए वो पॉजिटिव साबित हुआ। बोली 370 नहीं हटाया जा सकता, वो हटा। फिर इसने बयान दिया कि कश्मीर के अंदर कोई भारतीय झंडा नहीं फहरा सकता। इस पनौती के मुंह से यह बात निकली और उधर बुरहान वानी के पिता के हाथों ही तिरंगा झंडा लहराया गया। अब इस पनौती ने फिर से ताजमहल को खुलवाए जाने को लेकर बयान दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि क्या होने वाला है। भारतीय इतिहास की सच्चाई कभी सही तरीके से फॉरवर्ड की ही नहीं गई। राजाओं ने, सुल्तानों ने अपने अपने समय में अपने अपने हिसाब से इतिहास लिखवाया और अगली पीढ़ी को सौंपते चले गए। ताजमहल को लेकर भी काफी समय से कहा जा रहा है कि इसके बंद कमरों में कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जो ये साबित कर देंगे कि यहां मंदिर हुआ करते थे। और वो भी छोड़िए, ये विचार करने वाली बात है कि हमारे ही देश के धरोहर ताजमहल को हमें ही देखने का अधिकार नहीं है। ये क्या बात हुई? इतने सालों से हम खुद ताजमहल के एक अभिन्न अंग से अनजान थे। जब ताजमहल देखने जाओ, वही एक मकबरा दिखाकर पैसे वसूले जाते थे। और देखा जाए तो ताजमहल को जरूरत से ज्यादा ग्लोरीफाई करके बताया नहीं जाता रहा है। एंड ऑफ द डे ये एक मकबरा ही तो है, जिसके बनने के पीछे की कहानी कितनी दर्दनाक है ये सब जानते हैं। दूसरी चीज कि हमारे देश में ऐसे ऐसे मंदिर हैं जिन्हें देखने के बाद ये ताजमहल बहुत छोटी इमारत नजर आती है, तो उसके बाद भी ताजमहल को इतना ग्लोरीफाई क्यों किया जाता रहा है। खैर, अब देखते हैं इन 22 कमरों का राज कब सामने आता है और इतिहास में छुपे किन तथ्यों को ये कमरे उजागर करेंगे जिससे हम आज तक अनजान रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।